नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 महीने से ज़्यादा के समय से हम देश में देख रहे हैं और उनकी यात्राओं में कई सारी ऐसी हस्तियों को हमने जुड़ते हुए देखा और कई सारी ऐसी हस्तियाँ हैं जिनको अगर हम कहें कि विवादास्पद हस्तियाँ हैं, जिनको लेकर काफ़ी चर्चा भी बनती है अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ती है। एक हस्ती वो ऐसी है जो कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या फिर हम रॉ की बात करें, उसके पूर्व अधिकारी एएस दुलत उनको वो काफ़ी चर्चा में रहे और उनकी भागीदारी के ऊपर भी इसके ऊपर काफ़ी हमने चर्चा होते हुए देखी। आगे उनके ऊपर बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं आप सबकी जानी-पहचानी सीनियर जर्नलिस्ट आरती टिक्कू। बहुत स्वागत है आपका आरती जी, नमस्कार। नमस्कार अंबर, थैंक यू आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। थैंक यू सो मच कि आप आए इस शो पर और एक अहम मुद्दा जो कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप काफ़ी समय से बोलती आई हैं। तो मुझे लगा कि आपके साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो मेरा आरती जी सवाल आपसे ये है कि एएस दुलत जो रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, उन्हें हाल ही में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें देखा गया और उसमें कई सारी ऐसी और कंट्रोवर्शियल हस्तियों को हमने देखा था। क्या आप जो ये एएस दुलत की भारत जोड़ो यात्रा में भागीदारी थी, उससे आपको कोई हैरानी हुई और इसको आप किस तरह से देखते हो उनके पार्टिसिपेशन को? देखिए, बिल्कुल कोई हैरानी नहीं हुई एएस दुल्लत जो पॉलिटिक्स है और जो उन्होंने जितनी उनकी पॉलिसी रही है एज रॉ चीफ, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रहे, जो भी पॉलिसीज उनकी रही ग्राउंड पे कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, उस हिसाब से अगर आप देखा जाए और जो भाषा कांग्रेस पार्टी कुछ समय से इस्तेमाल कर रही है, कुछ समय से जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कश्मीर को लेके या पाकिस्तान को लेके, तो मैं कहूँगी ये सब बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट जा रहा है, या ये कह सकते हैं कि दुल्लत साहब को अपने जो उनकी असलियत है वो उन्होंने बिल्कुल साफ जाहिर कर दी पूरे भारत के लोगों के सामने। जो वो पीछे छुप के करते थे या छुप के जिस चीज का सहारा लिया था, वो आज उन्होंने उसका खुलासा खुद किया। तो उस नजरिए से अगर आप देखें तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई उनका और कांग्रेस पार्टी का क्या तालमेल है, किस तरह से उनकी पॉलिसीज या उनकी जो थिंकिंग है वो मिलती है। सबसे बड़ी बात एएस दुल्लत, देखिए मैं उनको कोई पर्सनल लेवल पे नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि वो एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल वो किस तरह के हैं, और ना ही मेरा कोई उनसे पर्सनल कोई एनिमोसिटी है। मैं उनको जज करती हूँ और करती आ रही हूँ बेस्ड ऑन कि कश्मीर की जो पिछले 32 साल से जो हालात रहे और जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले 32 साल में रहे, हर एक घटना जहां पे भारत को बेइज्जती सहनी पड़ी, जहां पर भारत के लोगों को कष्ट सहना पड़ा, जहां पे भारत के लोगों का नरसंहार हुआ, उस सब के पीछे दुल्लत डॉक्ट्रिन, दुल्लत की कश्मीर पॉलिसी, दुल्लत की पाकिस्तान पॉलिसी, दुल्लत जो हुर्रियत, जो कश्मीर की सबसे बड़ी अलगाववादी पार्टी थी, उनके साथ उनके क्या रिश्ते थे, क्या किस तरह के संबंध थे, तो वो सब अगर आप समझने की कोशिश करें, पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड आप समझने की कोशिश करें, तो एक ही चीज सामने आती है और उसी पे मैं उनको जज करती हूँ। जी। वो ये हाँ, वो सबसे बड़ी अच्छा। बात जो नजर, हाँ आप जी, पूछिए। जी, आप कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं उस सवाल करूँगी आपसे। हाँ, तो सबसे बड़ी जो बात ये नजर आती है कि 2019 तक जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 370 को
खारिज किया, या जिसको कैंसिल कह सकते हैं, रिवोक कह सकते हैं, नलिफाई कह सकते हैं अंग्रेजी में, जब वो हुआ, उससे पहले की जो पॉलिसी थी कश्मीर को लेकर, उसमें लगातार जो है भारत को सेटबैक्स मिलते रहे। कभी भी 1998-90 की बात, जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब से लेकर 2019 5 अगस्त तक भारत जो था वो बैकफुट पे था, कॉन्स्टेंटली वो बैकफुट पे था। पाकिस्तान का जो आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसका शिकार रहा लगातार। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन बहुत हद तक जो पाकिस्तानी स्टेट, जो पाकिस्तान का एक इकोसिस्टम कश्मीर में बना था, वो टेररिज्म का दुल्लत, इकोसिस्टम पाकिस्तान का। हाँ, जो टेररिज्म का और जो अलगाववाद का इकोसिस्टम और पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम कश्मीर में बना और पनपा, वो दुल्लत डॉक्ट्रिन की के तहत हुआ। वो उनके जो भी पॉलिसी थी उसकी वजह से पाकिस्तान ने कश्मीर में जगह बना ली, अलगाववाद ने जगह बना दी, जहादी मानसिकता जो है उसने जगह बना दी, और ये सब उनकी देन है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसी तरह का मैं सवाल आपसे करने वाली थी, क्योंकि 12 जनवरी को आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने एस दुल्लत को सेडिस्ट कहा था, और ये भी हम सब जानते हैं कि उनकी रणनीति की वजह से, या उनकी पॉलिसी कहें कि उसकी वजह से कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, वो सबके सामने है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब वो जॉइंट डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के 1988 से 89 तक, तो उनके उस लीडरशिप में, या जब तक वो उस रोल में थे, किस तरह का उनका रोल रहा और किस तरह का ज्यादा उनकी भूमिका किस तरह की रही, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ थोड़ा सा और इस पर। देखिए, जितनी भी खुफिया एजेंसीज होती है, वो रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो पीछे से काम करती है, वो सामने से काम नहीं करती है। और उनका मकसद ये होता है कि भारत के जो दुश्मन हैं वो कमज़ोर हो, दुश्मनों का सफाया हो, दुश्मनों को कोई जगह ना मिले भारत की टेरिटरी में। तो अगर आप देखें रिकॉर्ड उनका 88 से लेकर 90 तक, वो जॉइंट डायरेक्टर थे आईबी के कश्मीर में। और अगर आप देखें गवर्नर जगमोहन, जिनके खिलाफ काफी सारे षड्यंत्र रचाए गए, और उनके बारे में ये भी बोला गया कि उनकी वजह से ही कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ कश्मीर से। तो अगर आप उनकी किताब पढ़े, माय फ्रोजन टर्बुलेंस, उनकी किताब पढ़े, और उसमें आपको ये समझ आएगा कि गवर्नर जगमोहन ने लगातार दिल्ली में सरकार, जो ये राजीव गांधी की सरकार के टाइम की बात है, बाद में राजीव गांधी के बाद सरकार बदल गई, वीपी सिंह की सरकार आ गई, लेकिन उस वक्त गवर्नर जगमोहन लगातार ये अलर्ट्स भेजते रहे, ये इंफॉर्मेशन भेजते रहे कि यहाँ का सिस्टम जो है, भारत सरकार का जो सिस्टम है, इसके अंदर जो है सबवर्शन हो रहा है। सबवर्शन मतलब कि अंदर ही अंदर, जब एक सिस्टम में उस सिस्टम के लोग ही उसको खोखला कर दे, या उस सिस्टम पे प्रहार करना शुरू कर दे, उसको सबवर्शन कहते हैं। सबवर्जन तो अब गवर्नर जगमोहन ने कह दिया था, लेकिन उनकी सुनने वाले नहीं थे लोग। और उस वक्त हमने ये देखा, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, और मेरी याददाश्त बहुत साफ है, बहुत शार्प भी है, कि उस वक्त का जो माहौल कश्मीर में था, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कि उस वक्त जब दुल्लत साहब का जो ये राज था, बेशक के पीछे से काम कर रहे थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम कर रहे थे, लेकिन उस वक्त दुश्मन जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था।
तो आप सोचिए कि देखिए, हम नहीं कह सकते हैं कि दुल्लत साहब ने डिलिबरेटली किया कि अनकॉन्शियसली किया, लेकिन इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि दुल्लत साहब जो है वो इनकॉम्पिटेंट है। बाकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन पे निकल के आएगा कि उन्होंने जानबूझ के भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट थे वो उन पे कॉम्प्रोमाइज किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है। लेकिन एक चीज जिसकी हम बड़ा क्लियरली कंक्लूसिवली ये समझ सकते हैं, वो ये है कि दुल्लत के टाइम पे उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से एक तो ये हुआ कि कश्मीर में नारे लगे यहाँ क्या बनेगा, निजाम मुस्तफा, और ये भी नारे लगे कि कश्मीर में पाकिस्तान स्थापित होगा और कश्मीरी कश्मीर बनेगा हिंदू, पाकिस्तान, जो नारे लगे थे वहां पे। जी हाँ, और कश्मीरी हिंदू मर्द जो है वो खत्म किए जाएंगे, कश्मीरी हिंदू औरतें जो है उनको रखेंगे जिहादियों के लिए। तो ये उनके दौर में हुआ नरसंहार, जो जेनोसाइड की जो स्टोरी है वो उनसे ही खुलती है। और उसमें तो मैं कहूंगी कि कश्मीरी पंडित समुदाय जो है उनको कलेक्टिवली जॉइंटली उनको भारत सरकार से मांग करनी चाहिए कि इस आदमी की, इस ऑफिसर की जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में थे, उन्होंने ये कैसे होने दिया। दूसरी जी। बात, 89-90 के एपिसोड्स अगर आप याद करें, रूबिया सईद, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो बाद में होम मिनिस्टर बने, उस वक्त होम मिनिस्टर थे इनफैक्ट, तो होम मिनिस्टर की बेटी किडनैप होती है और उसको छोड़ने के लिए ये डिसाइड किया जाता है कि बड़े खूंखार आतंकवादी जो आगे के टाइम में भारत का जीना मुश्किल कर देते हैं कश्मीर में, पहले तो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करके उनको भगाया जाता है, खत्म किया जाता है, और उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स होते हैं। बहुत ज्यादा हमलों में हमारे इंडियन सोल्जर्स जो है वो मारे जाते हैं। तो ये भी, ये इसके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि भाई इंटेलिजेंस को खबरें पता होती है, जी इंटेलिजेंस को ये पता होता है कि दुश्मन कहाँ वार करेगा, इंटेलिजेंस को ये पता होता है कि दुश्मन कौन है। नॉर्मल इंसान को नहीं पता हो सकता है कि दुश्मन कौन है, लेकिन इंटेलिजेंस को पता होता है। तो ये महाशय एएस दुल्लत के टाइम पे ये कश्मीर में हुआ। और जी ये भी हुआ कि सिर्फ कश्मीरी हिंदू या नरसंहार या ये जो उन्होंने आतंकवादी छोड़ दिए मुफ्ती साहब की बेटी के लिए, और भी सारे कई किस्से हुए जिसमें कश्मीरी मुसलमान जो भारत के लिए खड़ा था, उनका उनका कत्ल होता है, उनके कत्ल होते हैं। जो भारत की आवाज उठाने वाले कश्मीरी मुसलमान थे, उनकी आवाज जो है बंद की जाती है। तो ये हमारे इंटेलिजेंस जो थे उस वक्त चीफ जम्मू एंड कश्मीर में, ये उनके होते हुआ। तो क्या भारत के जो लोग हैं ये जानना नहीं चाहेंगे कि इनकी क्या भूमिका रही, कि इन्होंने क्या किया उस वक्त कश्मीर में, कि हम, भारत जो है, भारत का एक अभिन्न टुकड़ा जो है वो लगभग लगभग पाकिस्तान बन गया। जी बिल्कुल। अच्छा आरती जी, आपका एक बहुत ही फेमस वीडियो है जिसमें आपने एएस दुल्लत की जो बुक है उसका आपने थोड़ा क्रिटिकली उसको एनालाइज किया था, और जिसमें आपने जिस बुक को उन्होंने आईएसआई के जो एक्स चीफ थे असद दुरानी के साथ उन्होंने को ऑथर किया था। तो उस वीडियो में आपने कहा था कि जो इंडियन डीप स्टेट है, खासकर दुल्लत के नेतृत्व में देश के हितों के खिलाफ काम किया गया। और कश्मीर के, अगर हम कश्मीर मुद्दा पूरा देखें जो इतने सालों से चलता आया है, इनफैक्ट अभी भी काफी चीजें हमें लेटली देखने के लिए मिली है, उस संदर्भ में आप जो ये एक्स रॉ ऑफिसर थे हमारे
एएस दुल्लत, इनके कार्यकाल को आप किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं? देखिए, मैंने जो एएस दुल्लत की किताब पे जो टिप्पणी की थी, वो वायरल इसलिए हो रहा है, और इसलिए भी लोगों ने उसको देखा और उसकी प्रशंसा की, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार एक पत्रकार ने पहली बार जो हमारे रॉ चीफ रह चुके हैं, और ये बहुत बड़ा ओहदा होता है, कोई मामूली ओहदा नहीं है। ये मतलब कैबिनेट रैंक की एक पोजीशन है, और ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को आंसरेबल होते हैं, रॉ के चीफ। तो ये आप सोचिए कि पहली बार भारत के इतिहास में एक पत्रकार ने उनके मुंह पे उनको ये कहा, रॉ चीफ को कहा कि आपकी नीतियां गलत थी, और आपकी नीतियां जो है भारत के इंटरेस्ट के विरुद्ध थे। और मैंने उनको ये भी कहा कि आपने आतंकवाद को ना ही सिर्फ पनपने दिया कश्मीर में, बट उसको बढ़ावा देने के लिए भी आप जिम्मेवार हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी ने किसी भी पत्रकार ने ये कभी इतनी हिम्मत नहीं की थी कि किसी भी इतने इम्पोर्टेंट और इतने पावरफुल, चूंकि वो कई सारे प्रधानमंत्रियों के अंडर उन्होंने काम किया, और पहली बार ये भी हुआ था भारत के इतिहास में कि एक आईबी स्पेशल डायरेक्टर जो है वो रॉ चीफ बनता है, जबकि ये नॉर्मली नहीं होता। तो इतने बड़े पावरफुल व्यक्ति को मैंने ये उनके मुंह पे कहा। लेकिन मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं एक तो कश्मीर से हूँ, कश्मीरी हिंदू हूँ, पैदा हुई वहाँ, बड़ी हुई। 1990 में हम लोगों का विस्थापन हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ही कॉन्शियसली जो है मैं जिंदगी में मैंने ये तय किया कि मैं सच तक पहुंचूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, हम लोग क्यों टारगेट बने। मेरी फैमिली को आतंकवादियों ने पे हम आतंकवादियों के हमले हुए, हम लोगों की हमारी फैमिली पे। उन लोगों ने हमारी प्रॉपर्टीज जला दी, उन लोगों ने हमारा घर जला दिया, उन लोगों ने हम लोगों को धमकियां दी, मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, हम हमारे सारे घर के लोगों को हम हिट लिस्ट पे थे, हमारी फैमिली। तो मैं जानना चाहती थी कि ऐसा हमने क्या किया था कि हमारे पीछे ये जिहादी मानसिकता वाले जो है ये क्यों पड़ गए थे 1990 में। जी। और उसकी वजह से मैंने सब छोड़ के, मैं इंजीनियर बन सकती थी, मैं माइक्रोबायोलॉजी कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी जिंदगी में। मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट थी, तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन मैंने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि मैं वो सब छोड़ के मैं पत्रकारिता करूंगी, क्योंकि मुझे सच जानना है। तो मैं कश्मीर में बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के, मेरा कोई ना तो पॉलिटिकल पेट्रनेज था, ना तो कोई मेरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। मैं जिस घर से आई, वो वहां पे तो हम लोगों के पास खाने को नहीं था 1990 के बाद, पहनने को नहीं था, तो हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था। तो मैं उस कन्विक्शन के साथ कश्मीर वापस गई एक पत्रकार होते हुए, और मैंने वहां सच की तलाश में मैंने वहां पे बहुत कुछ देखा, जो कि शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह का इन लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया, जिस तरह का जो मीडिया नैरेटिव चला 30 साल तक, और दुल्लत के ही राज में चला, ये सारी जो उनकी जो फेवरेट बरखा दत्त जी, उनकी बहुत फेवरेट जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने तो ये भी कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार इसलिए हो क्योंकि हम लोग बहुत अमीर लोग थे, हम लोग एलीट थे, तो ये इसलिए कौन सा हम रीजन लोगों है का जेनोसाइड के लिए? हाँ। तो उनका जो मीडिया नैरेटिव था इन सब लोगों का, हम्म, इतना इतना झूठा था, इतना गलत था, कि मुझे ये नहीं समझ आया कि जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं
पत्रकार होने के सपने देख रही थी और मैं जब मीडिया देखती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये किसकी सच्चाई दिखा रही है, कौन सा झूठ, ये कौन कर रहा है। तो ये जानना चाहती थी और मैंने कश्मीर में वो सब देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। और उसके बाद ये भी हुआ कि मैं विदेश गई, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी गई और जो बचा-खुचा था, जो नहीं पूरी तरह से समझ आया था, जिसको मैं मानती हूँ कि इकोनॉमिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं, जो वहाँ जाके समझ आया, तो वापस आके मुझे ये लगा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश को ये बताऊँ, ये समझाऊँ कि ये जो हो रहा है, ये पाकिस्तान का आतंकवाद है, ये इस्लामिक जिहाद है, लेकिन इसमें हमारे कई लोग शामिल हैं। भारत के लोग जो है इसमें अपनी दुकानें चला रहे हैं और इसमें अपने एम्पायर खड़े किए हुए हैं, इसमें अपनी अय्याशियाँ हो रही है इन सब की, इनके ऐश हो रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं न कहीं कि 2018 में कि अगर मैंने सच नहीं कहा, मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिला है सच बोलने का। अगर मैंने नहीं कहा, तो ये भारत और भारत के जो लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी और मेरे अपने समुदाय के साथ नाइंसाफ़ी होगी। कश्मीर के जो मुसलमान हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो जी। इसलिए मैंने उनका सामना किया और उनका मुकाबला किया और मुझे इस बात पे गर्व है कि मेरे माँ-बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मैं सत्य के लिए खड़ी हुई और सत्य के लिए खड़ी रहूँगी हमेशा के लिए। जी, बिल्कुल और पूरा देश आपके काम की वज़ह से आप पर नाज़ करता है, पूरे देश को आप पर गर्व है आरती जी। मेरा सवाल आपसे एक ये है कि एसुलत ने मोदी सरकार द्वारा जो आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ था, उसकी उन्होंने काफ़ी आलोचना की थी और उन्होंने इनफैक्ट मोदी सरकार पर कश्मीर मुद्दे को लेकर असंवेदनशील होने का आरोप भी लगाया था। आप एसुलत के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? हाँ, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एयसदुल्लत हमेशा से ये मानते आ रहे हैं और खुद ही उन्होंने अपनी किताबों में कहा है, कुछ मैं नया नहीं कह रही हूँ। उनकी किताबों को अगर गौर से कोई पढ़े, तो सब समझ आता है कि उनकी पॉलिसी क्या थी। उनकी पॉलिसी थी 370 तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हटे। क्योंकि 370 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला जो बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं 370 के कश्मीर में ऑटोनॉमी के और ये सारे जो प्रोजेक्ट थे ये ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी आप मान के चलिए और इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट भी डेवलप हो गए बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है कोई भी रिसर्च करके देख सकता है कई सारी किताबें लिखी गई हैं और दुल्लत साहब जो है ओपनली और पब्लिकली यही कहते आ रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला जैसा कोई लीडर है नहीं और वो हमेशा उनकी ही पैरवी करते आ रहे हैं उनकी पोजीशंस की भी वो पैरवी करते आ रहे हैं वो 370 हटाने के सख्त खिलाफ थे क्योंकि उनको लगता था कि जम्मू एंड कश्मीर को बिल्कुल ऑटोनॉमी दीजिए तो ये किनका एजेंडा है ऑटोनॉमी और ये जो सेल्फ रूल हिंदुस्तान से आज़ादी ये सारे अलग-अलग नाम तो है लेकिन एक ही एजेंडा है, भारत से कश्मीर को अलग करने का और ये एजेंडा सबसे पहले शेख अब्दुल्ला ने चलाया। उनके खिलाफ इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू को जब ये सब कुछ पता चला कि शेख अब्दुल्ला अमेरिकन्स और ब्रिटिश इन लोगों से एजेंट्स के साथ बात कर रहे हैं और वो चाहते थे कि आज़ादी मिले, ऑटोनॉमी मिले तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इनको शेख अब्दुल्ला को जेल भेज दिया और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला लगातार ये कहते आ रहे हैं ऑटोनॉमी 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 ये कहते आ रहे हैं कि 370 तो बहुत क्या कहते हैं शाह रग है इनकी कश्मीर की और यही दुल्लत साहब जो है इसी बात से कन्विंस्ड होके अपने आप को कहते भी है कि वो फारूक के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मानते हैं कि फारूक जैसा कोई है ही नहीं बट शेख अब्दुल्ला की लेगेसी हिस्ट्री फारूक अब्दुल्ला की
लेगेसी, ये सारा ये हमें समझ आता है कि दुल्लत साहब फारूक अब्दुल्ला की पैरवी करते आ रहे हैं, उनकी थिंकिंग की पैरवी करते आ रहे हैं। मतलब कि इन अ वे वो जम्मू कश्मीर अगर आजाद हो जाता तो वो उसमें वो कोई परेशानी नहीं होती। 370 भले ही रहता, नरसंहार हो गया कश्मीरी हिंदुओं का, वो हो जाए, और भी हिंदुओं का नरसंहार हो जाए, भारत के जो सोल्जर्स हैं वो मारे जाएं, इतनी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के इतने लोग जवान कश्मीरी मुसलमान जो है वो मारे गए, वो सारा कुछ हो जाए बेशक, लेकिन ऑटोनॉमी होना चाहिए, 370 रहना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा रहनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में रहनी चाहिए, फारूक अब्दुल्ला पावर में रहने चाहिए। और ये वही व्यक्ति है एएस दुल्लत जिन्होंने खुद कहा है अपनी किताबों में कि उन्होंने सेपरेटिस्ट को पैसे दिए। उनकी पॉलिसी क्या थी आखिर? दुल्लत साहब की पॉलिसी थी क्या? उनकी पॉलिसी थी कि हम लोगों को खरीदेंगे, जो भी पाकिस्तान की बात करेगा उनको खरीदेंगे। ये तो बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी बच्चे को भी बोलें कि भाई पाकिस्तान का नारा लगाओ, तुम्हारे सामने पैसे ऑफर मिलेंगे। आ जाएगा। हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ब्लैकमेलिंग टूल है। इससे तो बच्चा बच्चा जो है पाकिस्तान के नारे लगाएगा, इससे तो बड़ा बूढ़ा मर्द औरतें सब जो है पाकिस्तान के नारे लगाएंगे। और वही हुआ, 30 साल आग में वही हुआ। पेट्रोल कह सकते हैं, आग में पेट्रोल का काम किया, और आग में कहते तो हैं घी या पेट्रोल डाल दिया। तो इनकी जो पॉलिसी थी कि हम खरीदे लोगों को खरीदेंगे, वो फिर भारत का वो भारत के हो जाएंगे, वो हमारे काम करेंगे। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो व्यक्ति वाकई मन से भारतीय था, जो मुसलमान मन से भारतीय था, उसको भी ये लगा कि कोई इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है भारतीय होने में। क्योंकि वो जब देखने लगा कश्मीर में, अगर आप जाएंगे, कितने बड़े बड़े बंगले हैं, कितने बड़े बड़े महल बनाए हैं लोगों ने, और ये कहते आ रहे थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ये तो वॉर जोन है। और वॉर जोन में आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में लोगों के पास जो है वो पैसा है, और वो पैसा एस दुल्लत ने इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा, आपका पैसा, मेरा पैसा, मेरे बाप का पैसा, हम लोगों के फैमिलीज का पैसा, जो हमने बहुत मुश्किल में हम लोगों ने बनाया, जो बहुत ही कठिनाई से हमने बनाया, हम सर्वाइवर्स, जेनोसाइड के सर्वाइवर्स, और वो हमारा ही टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, वो उन्होंने कश्मीर में उन लोगों को दिया जो पाकिस्तान के नारे लगाते थे। तो ऐसे क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी एजेंट थे वाकई, वो डबल एजेंट बन गए। वो पाकिस्तान से पैसा लेते थे कि हम आपका नारा लगाएंगे, आपका एजेंडा चलाएंगे भारत के खिलाफ। फिर दुल्लत साहब से पैसा लेते थे कि अच्छा हम तो भारत के का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे, हम आपके एजेंट है अब से। तो ऐसे ऐसे करके डबल एजेंट इतने बन गए, इतनी बड़ी ये जो डबल एजेंट्स की पूरी क्या कहते हैं बरसात हो गई कश्मीर में, कि आम जनता का जीना मुश्किल हो गया। जी। इसमें इतने इनोसेंट लोग जो है उनके बच्चे मारे गए, इतने इनोसेंट लोग जो है जो इस सब से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसमें धस गए, इसमें मारे गए। तो ये उनकी देन है। इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो जिनको इन्होंने इनको ये कहते हैं अपनी किताबों में कि इन्होंने हुर्रियत के जितने भी पाकिस्तानी एजेंट थे वो सबको खरीद लिया, कई सारे लोगों को खरीद लिया, और ये इनको लगता है कि आतंकवाद पे इन्होंने पूरा काबू कर लिया, जबकि सच नहीं है। अगर इन्होंने आतंकवाद पे पूरा काबू किया होता, और कह रहे हैं कि इनकी पॉलिसी बड़ी जबरदस्त थी, इफेक्टिव थी, ये तो इनकी जैसे तो कोई स्ट्रैटेजिस्ट ही नहीं है, इनकी जैसे तो कोई इंटेलिजेंस और स्पाई है ही नहीं, क्योंकि इनकी इनकी जो ये फॉर्मूला था, ये पॉलिसी थी, इसकी वजह से इनको लगता है कि इन्होंने आतंकवाद की कमर तोड़ी। अगर हम पिछले 30 साल का रिकॉर्ड निकाले आतंकवाद का,
आतंकवाद जब 1990 में हमने देखा तो देखा कि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो व्यक्ति भारत के लिए काम करता था, भारत के लिए खड़ा होता था, वो मारा जाता था। यहाँ तक कि जब आपको याद होगा सितंबर 11 हुआ, उसके बाद कश्मीर में सुसाइड बॉम्बिंग शुरू हो गई। उसके बाद सुसाइड बॉम्बिंग हुई, फिर एक दौर आया, स्टोन पेल्टिंग के सुसाइड स्क्वाड्स बन गए। इतने बच्चे मारे गए, इतने स्टोन पेल्टिंग के वो गैंग्स बन गई। और इनका मानना है कि ये तो बहुत हम लोगों ने तो पूरा काबू कर लिया। काबू कहाँ किया? अगर आपने काबू किया हो तो करगिल वॉर नहीं होता, 1999 में करगिल वॉर नहीं होता। जी। अगर आपने ज़रा-सी भी आपको लगता है आपकी बड़ी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी रही है, तो पिछले 30-32 साल में आप कश्मीरी हिंदुओं को वापस नहीं ले पाए। एब्सोल्युटली। आपकी स्ट्रैटेजी जो थी वो बिल्कुल फेल हो गई। उल्टा ये हुआ कि जम्मू के जो कई रीजन्स थे, अपर रीचेस ऑफ जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा, वहाँ पे भी आतंकवाद फैल गया। और उस आतंकवाद वहाँ तक सीमित नहीं रहा, उसके बाद वो आतंकवाद जो है भारत के अलग-अलग कोनों में पहुँच गया। मुंबई टेरर अटैक्स जो है वो किसी को भूला नहीं है। एब्सोल्युटली। अयोध्या में अटैक हुए, पुणे में अटैक हुए, बैंगलोर में अटैक हुए, दिल्ली में अटैक हुए, बॉम्बे में अटैक हुए, कोई ऐसी जगह नहीं छूटी, कोई बड़ा शहर नहीं छूटा भारत में जहाँ पर आतंकवाद के अटैक्स नहीं हुए। तो इनकी जो एब्सोल्युटली। सारी स्ट्रैटेजी थी, बिल्कुल नाकाम, फेलियर, ज़ीरो सक्सेस रेट। जी। उल्टा अच्छा ये आरती। हुआ कि भारत एक और पॉइंट, जी, जी, उल्टा ये बोलिए। हुआ कि भारत जब भी कुछ करने लगता, भारत के सोल्जर्स जब भी कुछ करने लगते, उन पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इतने आरोप लगाए गए कि भारतीय फौज जो है कुछ भी करने से डरती थी। पूरा एक मुहिम चलाया गया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट्स पे, आफ्स्पा पे। एक पूरा मुहिम चलाया गया ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, इतने इन्होंने एनजीओ खड़ा कर दिए, उनकी फंडिंग अमेरिका से आई, उनकी फंडिंग यूरोप से आई, उनकी फंडिंग यूके से आई, उनकी फंडिंग कहाँ-कहाँ से नहीं आई। और ये सब मिस्टर एयर्स दुल्लत के दौरान हुआ। तो ये इनकी जी। स्ट्रैटेजी थी, हुँ। बिल्कुल नाकाम रही। जी। अच्छा, ए.एस. जुल्लत ने एक और किताब लिखी, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, और उसके नाम से वो किताब जानी जाती है। और उसी सालों में हमने देखा कि कश्मीर में रमज़ान सीज़ फायर और वाजपेयी जी के जो फेमस बयान थे, स्टेटमेंट्स थे कि कश्मीर पे इंसानियत के दायरे में होगी बात, जैसे हमने कदम देखे। ए.एस. जुल्लत ने जो वाजपेयी जी की कश्मीर नीति थी, उसको एज़ रॉ चीफ उन्होंने कितना प्रभावित किया था? देखिए, ये तो बहुत क्लियर है कि एएस दुल्लत का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था डिसीजन मेकिंग पे। हमने उसी दौरान वाजपेयी जी के दौरान में ही देखा, अमन की आशा वाला एक मूवमेंट चलाया गया। वो टाइम्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के एक न्यूज़ ग्रुप के साथ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। और उसी दौरान में हमने देखा कि एक तरफ से आतंकवाद चल रहा था और एक तरफ से ये अमन की आशा का ये नौटंकी चल रहा था। इसमें कई पाकिस्तानी यहाँ आए, यहाँ के पत्रकार वहाँ गए पाकिस्तान, और सब लोगों ने जो है ये जंकेट वाला जो एक कल्चर बन गया, मुफ्त मुफ्त में आना-जाना, 5 स्टार होटल्स में रहना, मुफ्त की शराब पीना और मज़े करना। ये एक नया कल्चर बन गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये दुल्लत साहब की मेहरबानी थी, क्योंकि वाजपेयी जी के टाइम वही कर्ता-धर्ता थे इस सब के। याद होगा आपको कि करगिल वॉर भी इन्हीं के इस समय पे हुआ, मतलब ये ऑपरेशनल थे। और आपको ये भी याद हो गया होगा कि आगरा समिट जो है फाइनली, शुक्र है कि वो फेल हो गया, लेकिन आगरा समिट तक ये लोग
लेके आए थे, दुल्लत साहब की मेहरबानी थी कि इनफैक्ट ये उस वक्त ये बातें हो रही थी कि भारत और पाकिस्तान जो है जॉइंटली जम्मू एंड कश्मीर को रूल करेगा, या मतलब गवर्न करेगा, दोनों की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन होगी। मुशर्रफ फॉर्मूला जो हुआ वो भी इन्हीं की देन थी, इनकी ही मेहरबानी थी। और हमने ये भी देखा कि वाजपेयी जी के ही टाइम पे IC-814 हाईजैकिंग होती है। वो IC-814 अगेन मैं कहूंगी कि क्या हमारी इंटेलिजेंस को नहीं पता था कि IC-814 हाईजैक होने वाला है? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इंटेलिजेंस को इसकी खबर थी कि एक जहाज की हाईजैकिंग होगी, लेकिन वो हुई। और क्या हुआ उसके बाद? वही फॉर्मूला, वही जो पहले हुआ था मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद की किडनैपिंग के बाद जो हुआ था, वही IC-814 हाईजैकिंग के बाद भी हुआ कि भारत को बहुत बड़े खूंखार आतंकवादी जो है उस वक्त उनको छोड़ने पड़े, और वो बाद में जो है उनका लिंक उनका आपको याद होगा डेनियल पर्ल, एक जूइश रिपोर्टर थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के, जो पाकिस्तान में उनकी बेहेडिंग हुई। ये वही लोग थे जो IC-814 से के बदले में जिनका एक्सचेंज हुआ, ये वही लोग थे जिन्होंने डेनियल पर्ल को मारा। तो अब आप समझिए कि वाजपेयी जी के टाइम पे इन्होंने कितना इन्फ्लुएंस किया होगा सारी थिंकिंग को, सारे जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे, कितना किया होगा कि ये सारी जो इतनी जबरदस्त फेलियर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और वाजपेयी के अंडर, तो वो इनके ही माथे पे है, ये सारा कलंक इस दुल्लत के माथे पर है। जी। अच्छा आरती जी, एक सवाल मेरे लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो स्थिति है उसके बारे में मेरा ये सवाल है आपसे कि अभी हमने घाटी में देखा, अभी नहीं बल्कि हम पहले से बात करें तो घाटी में जो हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स होती हैं वो होती हैं, और अभी भी हमने पिछले दिनों देखा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो टारगेटेड किलिंग्स हुई वो जिसके बाद से पूरे एक बार फिर से लोगों ने काफी इस तरह की चीजें हमें देखने के लिए आ रही हैं, हालांकि ये रुक नहीं रही हैं, बार बार होती नजर आ रही हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन होने के बाद भी कश्मीर में इस तरह की चीजें होना और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जिसके जो एक बड़ा मुद्दा रही है वो एक बड़ा फेलियर रही है अभी? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि टारगेटेड किलिंग्स हुई है, और मैं लगातार जो बोलती आ रही हूँ, लिखती आ रही हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप कश्मीर में चली, थैंक्स टू दुल्लत डॉक्ट्रिन, ये अभी भी कहीं न कहीं जो है, अभी भी एग्ज़िस्ट करती है। ये इसमें हमें कोई बिल्कुल इल्यूज़न नहीं होना चाहिए कि वो सारा जो इकोसिस्टम था, जो कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी चल रही थी, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी दुकानें चलाई, वो अभी पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं हुआ है। वो मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि बेशक प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बहुत मैं कहूँगी ऐतिहासिक कदम उठाया 5 अगस्त 2019 को। वो करने की क्षमता किसी को, मुझे कम से कम एक पत्रकार होने के नाते मैंने सब कुछ ग्राउंड पे जो देखा और जो मैं जियोपॉलिटिक्स समझी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो सारा दुनिया कैसे चलती है, वो सब समझने के बाद मुझे यकीन नहीं था कि ये हो सकता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने करके दिखाया, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री है, इसमें कई सारे लोगों को उन्होंने तोड़ डाला, डिसमेंटल किया। आपको याद होगा कि उन्होंने जेकेएलएफ को बैन किया। आप सोचिए कि दुल्लत डॉक्ट्रिन को कभी ये नहीं हुआ कि जेकेएलएफ को बैन कर दी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जमात इस्लामी जो पूरा हिजबुल मुजाहिदीन का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती है, उसको बैन कर दे।
उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि टेरर फंडिंग की जो है क्रैकिंग हो, वो नहीं किया, बट ये सब होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया। इसका क्रेडिट आपको देना ही पड़ेगा अमित शाह जी को। तो ये सारी चीजें ना तो दुल्लत साहब को सूझी, ना तो मुझे लगता है किसी और को सूझा, जब तक अमित शाह जी नहीं आए, जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये डिसीजन नहीं लिया, जब तक ये दो जो लीडर हैं, जब तक इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया, तब तक ये नहीं हो रहा था। और किसी की भी, वो दुल्लत हो, वो डोवल हो, वो कोई और रॉ चीफ हो, आईबी चीफ हो, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये सजेस्ट करने की या ये करने की। इनफैक्ट हमें मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट थी। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो उन्होंने किया 2019 में, और ये भी हम देख रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। इसका मतलब यही है कि जितने स्टेप्स उठाए वो बहुत अच्छे उठाए, लेकिन पूरी जड़ तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। पूरा इसका अभी सफाया नहीं हुआ है। जिस दिन वो पूरे का सफाया होगा, उस दिन टारगेटेड किलिंग्स बंद हो जाएंगी। और ये भी मैं कहूंगी कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीरी हिंदुओं की या माइनॉरिटीज की, बिहारियों की, यूपी के हिंदुओं की, सिख, दलित, ये सब जो है टारगेटेड किलिंग्स, बेशक आप कहें कि हाँ ये दुल्लत डॉक्ट्रिन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इकोसिस्टम बना पाकिस्तान का उस पे, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर की जो सोसाइटी है, कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी है, उनको भी समझना पड़ेगा कि वो उस इस सब में उनका भी उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी है। और उन्होंने कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े लेवल पे फेल हो गए। उन्होंने इस्लामिक जिहाद को पनपने दिया कश्मीर में। उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सारे जो आतंकवादी ग्रुप है पाकिस्तान के, उनको जगह दी कश्मीर में। तो वो इस बात से वो इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दुल्लत ने किया या डोवल ने किया या किसी और ने किया। इसमें उनकी भी जिम्मेवारी है और उनको भी इसका मैं कहूंगी ब्लेम लेना ही पड़ेगा कि उनके अगर कल को, मतलब ये सिंपल सी बात है कि किसी माइनॉरिटी का, मुस्लिम्स अपने आप को माइनॉरिटी कहते इंडिया में, लेकिन वो है नहीं, किसी और कोई और माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्रिश्चियंस को लीजिए, या क्रिश्चियंस का अगर कल को नरसंहार होता है इंडिया में, तो पूरी मेजॉरिटी पे जो है ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। उसी तरीके से कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम मेजॉरिटी थी और है, और उनके होते हुए कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनके मैं कहूँगी एक स्टिग्मा है। तो उनको ये स्टिग्मा अगर उनको दूर करना है, तो उनको निकलना पड़ेगा कश्मीरी हिंदुओं को बचाने के लिए, बिहारियों को बचाने के लिए, यूपी वालों को बचाने के लिए, जैसे कि कहीं और भारत के किसी और हिस्से में कश्मीरी मुस्लिम रहते हैं। और ये एक अच्छा काम किया प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कि बराबर कर दे वो सारे लॉज जो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम सारे देश में फैले हुए हैं, रह रहे हैं, सेटल हुए हैं। वही अधिकार जो है आज अंबर जैदी को भी है, और वो आज अधिकार किसी और को भी है कश्मीर में जाने का, बिजनेस करने का, नौकरी करने का और सेटल होने का। तो मैं कहूँगी ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि ये टारगेटेड किलिंग्स जो है, इसका जिम्मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी है, लेकिन कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी को भी है। और बिल्कुल जो हमने कहा कि पाकिस्तान का जो इस्लामिक जिहादी नेटवर्क जो अभी अभी भी किसी लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, उनका भी मैं कहूँगी कि वो सबसे बड़े तो वही कातिल है, और उनका साथ देने वाले भी कातिल ही है।
बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान परस्त सोच हमने कश्मीर में देखी है, हालाँकि काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें बेटर हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ एक हिस्सा बाकी है जिसको इन सारी टारगेटेड किलिंग्स को रोकने के लिए वो पूरी तरह से खत्म करना बाकी है। आरती जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़ी और आपने बहुत ही बेहतरीन तरह से आपने एक-एक बिंदु को रखा जनता के सामने, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।